Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है। लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में बताया जा रहा है। क्लास 9th की एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। ये चैप्टर का नाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पहला चैप्टर है। इसके बारे में अच्छे से लोकतंत्र की चीज़ों को बताया गया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। एनसीईआरटी को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया गया है। लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र की खूबियाँ, लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क दिए जाते हैं, लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। और दुनिया भर की जितनी भी सरकारें हैं, सबसे तुलना की गई है। चाहे वो आपका चीन हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे मैक्सिको हो, और चाहे अन्य देशों की सरकारें क्यों ना, भूटान की सरकार हो, सबकी तुलना यहाँ पे की गई है। तो उसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट लगे आप कमेंट करके पूछिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th एनसीईआरटी का जो है पॉलिटी का पहला चैप्टर है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। इसके बारे में दिया गया है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। इस पूरे चैप्टर में लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की कमियां, लोकतंत्र की समझ चुनौतियां, क्या क्या लोकतंत्र की खूबियां होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, बहुत डिटेल में चीजों को बताया गया है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लोकतंत्र क्या है। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है पॉलिटी में। तो लिखा है लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरू करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं पर जो है व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य के आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहद परिभाषा पर जाएंगे। आगे बात हो रही है कि समकालीन दुनिया, जो आज समकालीन दुनिया की बात हो रही है, तो समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। पर ऐसा क्यों? आज लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय है, तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमें चर्चा की गई है इसमें। इसके बाद आगे बताया गया है कि कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है। क्या यही शासन की सर्वोच्च व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के आगे आने वाले हिस्सों में चर्चा करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आज समकालीन दुनिया में लोकतंत्र जो सबसे लोकप्रिय हुआ है, इसके अलावा और भी जो शासन पद्धतियां हैं, चाहे वो आपका साम्यवाद हो, चाहे आपका वो समाजवाद हो, चाहे आपका जो है राजशाही शासन व्यवस्था हो, वो उतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया है, जबकि लोकतंत्र काफी लोकप्रिय हुआ है, पूरे दुनिया में हुआ है। तो क्यों ऐसा हुआ है, इसी के बारे में इसमें चैप्टर में पूरे डिटेल में बताया गया है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी चीजों को यहाँ पर व्याख्या की गई है, तो हमें इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। यहाँ लिखा हुआ है लोकतंत्र क्या है। तो लिखा है, आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सरकार के बहुत सारे रूप होते हैं। तो लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। मतलब सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं, तो उनको आपको लिखना है। जिसे लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। तो जो लोकतंत्र जनता द्वारा चुनी सरकार होती है, उसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। और जिसमें जनता का हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम गैर लोकतांत्रिक सरकार के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा है लोकतंत्र की जरूरत क्यों है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि लोकतंत्र की जरूरत क्यों है। तो लिखा है, आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक जो है मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका जो है मिडेल्टा जो है लिंगदो ने उसके सवालों पर जवाब देना शुरू किया, तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। यहाँ पर एक कहानी दी गई है कि इसमें जो है लोकतंत्र के बारे में एक जो है टीचर और एक स्टूडेंट की इसमें व्याख्या के बारे में बताया गया है, और कैसे लोकतंत्र को डिफाइन किया गया है उसी के बारे में बताया गया। तो अब इस कहानी को आप लोग एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है सरल परिभाषा। एक सरल परिभाषा लोकतंत्र की क्या है, तो इसको देखते हैं हम लोग। आप लोग उस कहानी को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो लिखा है, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का
दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। और इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबी होती है, जनता के पास एक जो है अधिकार होता है कि वो अपनी सरकार को खुद चुन सकती है। ये एक बहुत बड़ा जो है लोकतंत्र की खूबी मानी जाती है। आगे लिखा है, इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरू कर सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा दी गई है, छोटी और सरल परिभाषा है, लेकिन इसका जो विचार है वो काफी बड़ा है। आप समझ सकते हैं कि लिखा है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप होता है, किसका? तो शासन का रूप है जिसमें शासक होते हैं, तो शासकों का चुनाव लोग करते हैं, अर्थात जनता करती है। किसका चुनाव? शासकों का चुनाव करती है। तो उसी के बारे में ये बताया गया। तो परिभाषा कितनी सटीक दी गई है, इसको आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। आप इसको कहीं भी लिख भी सकते हैं। लिखा है आगे, यह एक उपयोगी जो है शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। ठीक है, ये जो जनता द्वारा चुनी सरकार होती है तो हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं, और जो जनता द्वारा चुनी नहीं होती है उससे हम क्या कह सकते हैं? लोकतांत्रिक कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा अंतर हमें स्पष्ट हो रहा है। अब यहाँ एक उदाहरण दिया गया है म्यांमार के संदर्भ में। तो लिखा है कि जो है म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। तो जो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार है, आज भी वहां पर विद्रोह चल रहा है, तो वहां पर सैनिक शासन है और सैनिक शासन को जनता ने नहीं चुना है। लोग मतलब यहाँ क्या होगा? जनता होगा। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वह देश के शासक बन गए, क्योंकि सेना पावरफुल थी, तो वही जिनका जो सेना में ताकतवर थे वही जो है देश के शासक बन गए। आगे लिखा है, शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। क्यों भागीदारी नहीं है? क्योंकि जनता ने उनको चुना ही नहीं है, तो जो मन में आया वही निर्णय लेते हैं। इसलिए ऐसी सरकार को हम क्या कह सकते हैं? तानाशाही सरकार कह सकते हैं। तो लिखा है, पिनोशे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। तो ये तानाशाह हो जाते हैं और ये जो है हर तरह का निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं। जो है यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती। जो राजशाही लोग होते हैं, जो वंशानुगत शासन व्यवस्था चलाते हैं, जैसे इंग्लैंड में है, जापान में है, तो वहां भी जनता चुनाव नहीं करती है। और सऊदी अरब में भी ऐसा होता है। तो लिखा है, उदाहरण में यहां दे दिया गया है कि सऊदी अरब के लोग जो है, सऊदी अरब के जो शाह होते हैं, लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया गया है। तो याद रखना, क्योंकि जो राजशाही होते हैं उनको भी जनता नहीं चुनती है और तानाशाहों को भी नहीं चुनती है, तो ऐसे शासन व्यवस्थाएं बहुत लोकप्रिय नहीं होती हैं। तो सऊदी अरब के जो शाह हैं, जो वहाँ के प्रिंस हैं, वो राज परिवार से जुड़े हुए हैं। अब चाहे योग्य हो और चाहे अयोग्य हो, उससे मतलब नहीं है, उनको जो है वो राज परिवार से जुड़े हैं तो उनको चुन लिया गया। आगे लिखा है, लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं। कई ऐसे शासन व्यवस्थाएं जहाँ चुनाव होता है, तो क्या वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं है? तो वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र की परिभाषा केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, जनता तक सीमित नहीं है, इसकी परिभाषा काफी बड़ी हो सकती है। तो लिखा है, लोकतंत्र का कहना पड़ेगा, मतलब लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती हैं। इसलिए हमें जो है असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। कहने मतलब यह है कि जो दिखावटी लोकतंत्र होता है और जो असली लोकतंत्र होता है, दोनों में अंतर कैसे किया जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे देशों में चुनाव तो होता है, लेकिन वो लोकतांत्रिक सरकारें नहीं होती हैं, वो दिखावा के लिए लोकतंत्र का चुनाव करती हैं। आगे लिखा है कि यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। जब तक हम लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को नहीं जानेंगे और परिभाषा के एक एक शब्द को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोकतंत्र की सही जो है सटीक परिभाषा को हम नहीं समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर एक
दिया है, कार्टून दिया गया है। कार्टून क्या है? डेमोक्रेसी का। यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो है एक कार्टून बनाया गया है और ये सैनिक लोग हैं जो डेमोक्रेसी के झंडे को उठा रहे हैं। ठीक है। लिखा है कि इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना था। यह कार्टून यह कहता है कि इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है। ठीक है, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है, तो यहाँ अगर डे को हटा दे तो मेसी हो जाएगा। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि इसमें जो है जनता की भागीदारी नहीं है। तो सेना अगर लोकतंत्र को खड़ा कर रही है तो वो लोकतंत्र बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। तो ये इराक में चुनाव हुआ था तो उसी को लेकर के ये जो है एक व्यंग्य कसा गया था सरकारों के ऊपर। ये जो है ये कार्टून बनाया गया था मजाक उड़ाने के लिए कि लोकतंत्र का आप लोग मजाक किस तरह से उड़ा रहे हैं, उसी को यहाँ पर इस मैप में मतलब इस कार्टून में बताया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे लिखा है लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है। अब यही क्वेश्चन अगर मेंस में एग्जाम में आता है और आप इन्हीं परिभाषाओं को लिख देते हैं, इन्हीं विशेषताओं को लिख देते हैं तो आपको नंबर बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र की जो परिभाषा है जो एनसीईआरटी में लिखा गया है इसी को हमें अच्छे से जानने की जरूरत है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो है हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की लोकतंत्र जो है शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। अब यहाँ सवाल क्या खड़ा होता है कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, शासक किसकी बात हो रही है, क्या शासक वंशानुगत है या शासक लोकतंत्र द्वारा चुना गया है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में ऐसे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। एक सवाल फिर खड़ा किया गया। आगे पूछा जा रहा है कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। वह चुनाव परिभाषा में चुनाव शब्द आया था, तो चुनाव किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। एक सवाल ये खड़ा हुआ। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। एक सवाल और खड़ा हो गया। कौन लोग शासकों को चुनाव कर सकते हैं, वो लोग कौन हैं, या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, या कोई लोकतांत्रिक जो है या लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने कुछ नागरिकों को इस तरह अधिकार को से वंचित कर सकती है। फिर आगे पूछा जा रहा है कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। मतलब परिभाषा के एक एक शब्द को पकड़ के यहाँ बताया जा रहा है कि सरकार के किस स्वरूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ जो है लक्ष्मण रेखाओं में बंध कर काम करना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों के साथ हम जो है इन सब पर बारी बारी से विचार करें। तो जो इतने जो लोकतंत्र की विशेषताओं में इतने जो सवाल उठाए गए कि शासक कौन है, चुनाव किसका होना है, लोग कौन है, सरकार का स्वरूप क्या है, और इन सब सवालों के जवाब यही लोकतंत्र की खूबी है। इसीलिए लोकतंत्र को जो है सबसे लोकप्रिय माना जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रमुख फैसले जो है निर्वाचित नेताओं के हाथ होते हैं। तो लिखा है एक एग्जाम्पल दिया गया है पाकिस्तान का कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ होते हैं। लिखा है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उन्होंने क्या किया, गिरा दिया। ठीक है, जो है उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, मतलब राष्ट्रपति घोषित कर लिया पाकिस्तान में। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल अपना 5 साल के लिए बढ़वा लिया। तो मतलब ये हुआ कि इस समय लोकतंत्र नहीं है यहाँ, ये राजा शासक जो चाह रहा है वो कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है, लेकिन जो है तानाशाह है तो कुछ भी कर सकता है और इसमें जो है बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। अब उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। अब कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि राष्ट्रपति के पावर को पाकिस्तान में बढ़ा दिया गया और कहा गया राष्ट्रीय और जो राज्यों की असेंबलियां हैं उसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि वहां लोकतंत्र एक नाम मात्र का लोकतंत्र है, असली लोकतंत्र नहीं है, बल्कि जो है वहां पर एक दिखावटी लोकतंत्र है। पाकिस्तान में मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। अब हर जो है जो लोकतांत्रिक बॉडी है, अगर वहां सेना के लोग बैठेंगे तो कैसा लोकतंत्र आएगा। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। जनता द्वारा चुने गए तो कुछ लोग तो वहां जाके प्रतिनिधि के रूप में बैठ गए, लेकिन असली पावर किसके पास है, जनरल मुशर्रफ के पास है, जो जनता द्वारा चुने नहीं गए हैं। तो इसका मतलब है कि वहां तानाशाही व्यवस्था लागू रहेगी, तो इसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। लिखा है स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। क्या कारण है, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया था? तो नहीं किया था। जब अब शासक का चुनाव जनता ने किया ही नहीं है तो लोकतंत्र कहलाएगा ही नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा चुने नहीं गए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहां तानाशाही व्यवस्था थी। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाले अनेक जो है शासन व्यवस्थाओं में होता है, बिल्कुल होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। तो जो जनता जिनको नहीं चुना वही लोग क्या बन गए, वही लोग शासक बनते हैं। जनता का इसका मतलब भागीदारी पाकिस्तान में नहीं है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता है। ये भी एग्जाम्पल हमारे दुनिया में है। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के पास निर्णय लेने की अगर शक्ति होती है तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र उसी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक दिया गया है, कार्टून बनाया गया है। लिखा है, ये कार्टून लिखा है कि सीरिया जो है ये आपका पश्चिमी जो है एशिया में देश है सीरिया, जो इजराइल से सीमा लगती है, तुर्की से लगती है सीमा, लेबनान से लगती है और आपका इराक से लगती है। तो सीरिया पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है। शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है? डेमोक्रेसी का यहाँ उन्होंने मुखौटा पहन रखा है, ताज पहन रखा है, और जो है ये गई हैं वहां पे चुनाव लड़ने के लिए काम कर रही हैं। ये एक कार्टून बनाया गया, दिखावटी एक तरह से है। और चुनाव लड़ाने का काम कौन कर रहा है? सेना कर रही है। जबकि चुनाव कौन कर सकता है? चुनाव आयोग कर सकता है। तो चुनाव सेना करवा रही है और एक डेमोक्रेसी का मुखौटा पहन के चुनाव लड़ने का और न्याय देने का काम हो रहा। तो कितना बड़ा जो है व्यंग किया गया है ऐसे सरकारों पर जो लोकतंत्र का दिखावटीपन करती हैं। आगे लिखा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी जो है मुकाबला। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि किसी भी देश में, चाहे हमारा देश हो या कि कोई भी देश हो, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला क्या है? चीन की संसद को जो है कवांगुओ रेमिन दाई बियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। मतलब इसको चाइनीज भाषा में ये नाम दिया गया है। तो उसे याद रखना, चीन की जो संसद है उसे हम राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रतिवर्ष
जो है वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं, मतलब 3000 सदस्य आते हैं कहाँ पर, चीन की संसद में। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, मतलब वहाँ एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, और सबको वहां से अनुमति लेनी पड़ती है सभी उम्मीदवारों को। 2002-2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ किसी एक दो पार्टी चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है तो इसका मतलब वो भी लोकतंत्र नहीं है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो एक तरह से भी कह सकते हैं कि एक ही पार्टी सरकार बन रही है तो ये भी लोकतंत्र की ओर इशारा नहीं है। 1930 में आजाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI जो है पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती रही है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। इसका मतलब कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपना करके हर जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। कुख्यात मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। घपला करने के लिए सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में आना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। अब आप समझिए कि एक सरकारी स्कूल का अगर टीचर ये कहता है कि वोट किस पार्टी को देना है तो इसका मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। ये भी हम लोकतंत्र का हिस्सा नहीं मानेंगे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। अब मतलब मीडिया भी साथ नहीं दे रही है तो मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, तो ये भी अगर साथ नहीं दे रही इसका मतलब वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर जो कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? तो नहीं मान सकते, क्योंकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं है। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। जो है यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों ने अपने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। मतलब ये हुआ कि वहां पर आप चॉइस नहीं ले सकते हैं कि हम किसको वोट देंगे, आपको उसी उम्मीदवार को ही वोट देना होगा। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ चीन और मेक्सिको के बारे में उदाहरण दिया गया है। मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था, क्योंकि विपक्ष को हम महत्व नहीं मिला मेक्सिको में किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। मतलब अगर लोग चाहेंगे तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे वोटों के घपला हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। तो वहां का चुनाव निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वहां सरकारी जो टीचर है वो भी खुद कह रहा है कि वोट इसी पार्टी को दो, जबकि टीचर को यह काम के लिए कभी हमारे देश में नियुक्त किया ही नहीं जाता है। और ना हमारे देश में कोई टीचर किसी चुनाव का प्रचार कर सकता है, ना हमारे यहाँ कोई सरकारी अधिकारी भी चुनाव का प्रचार कर सकता है। ऐसा भी हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुणों को जोड़ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता है। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की जो है परंपरा होती है, कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प जो है रहना चाहिए कि वह चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। और लोकतंत्र
लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम आगे जो है तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे भी कि लोकतांत्रिक चुनाव कैसे होते हैं। तो यहाँ जो ये परिभाषा दी गई है, ये बहुत सटीक परिभाषा दी गई है और मैक्सिको और चीन के विकल्प मतलब उदाहरण के साथ दी गई है। यहाँ लिखा है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। जो एक व्यक्ति है वो एक वोट देता है, उस वोट का एक अपना मूल्य होता है, मोल होता है। तो लिखा है पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लागू लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। हमारे दुनिया भर में जो है लोगों को, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को मतदान देने से रोका भी जाता है, मतलब उन्हें मतदान देने का समान अवसर नहीं है। एग्जाम्पल है 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो इसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। एस्टोनिया में ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस तरह के बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। तो एस्टोनिया कहाँ पर है? ये बाल्टिक देश है, ये यूरोप में है, और वहाँ के जो है रूसी लोगों को, जो अल्पसंख्यक थे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ये भी लोकतंत्र का उदाहरण नहीं कह सकते हैं ठीक से। फिजी, फिजी कहाँ है? तो फिजी प्रशांत महासागर में एक द्वीप है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों को के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। तो कहने मतलब है कि यहाँ पे वोट में समानता ही नहीं है। ये भी लोकतंत्र का उदाहरण नहीं कह सकते हैं। आगे है कि जो है लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषताओं को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, मतलब कोई भेदभाव ना हो। इसके बारे में और विस्तार से हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। तो हर व्यक्ति का वोट देने का जो अधिकार होता है वो समान होना चाहिए। यह है लोकतंत्र की खूबी होती है। ये कार्टून बनाया गया है, ये कार्टून लिखा है कि यह कार्टून जो है ये लैटिन अमेरिकी के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्के की थैलियों का क्या मतलब है? जिसमें जो सिक्के हैं वो सब सिक्कों की थैलियां बंद हैं, ठीक है। राजनीति में थैली जो शाहों की भूमिका के बारे में कार्टून में बताने का प्रयास किया गया। मतलब ये है कि जो ये थैली है, ये एक तरह से कह सकते हैं वो उनकी है जो यहाँ पर राजा के रूप में काम कर रहे हैं और जनता को पैसा खर्च नहीं करते हैं। उसी के बारे में यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर एक दिया गया है, आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट के यहाँ पे एक कार्टून बनाया गया है और लिखा है वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। ये एग्जाम यहाँ पे एक जेल में बंद है, ये एक समय तानाशाह थे और आज जो जेल में बंद है। तो यहाँ उसी के बारे में बताया रहा है कि ये एक समय ऐसा था कि हम ही वोट थे, हम ही सब कुछ थे। तो ये भी कार्टून के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है जनता को, ठीक है। तो यहाँ जो जनता खुश है, क्या लिख रही है कि आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट का अब जो है ये हम जीत चुके हैं, अब हमें भी एक वोट देने का अधिकार है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और अधिकारों का आदर होना चाहिए। सबके अधिकार बराबर हों और सबके अधिकारों का आदर होना चाहिए। क्या ऐसा दुनिया में है या नहीं है? अब इसका एग्जाम्पल हो रहा है, जिम्बाब्वे एक देश है, ये अफ्रीका में है। तो जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार था और 1980 में आजाद हुआ। उसके बाद देश पर जो है जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता जो है रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासक रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जो है जानू पीएफ दल ही जीतता था। इसका मतलब है कि वहां भी कुछ घपला होता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वह चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम किया। अधिकार तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन जवाबदेही को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी।
सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों और को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद जिम्बाब्वे में कभी भी राष्ट्रपति का कोई आलोचना नहीं कर सकता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकार का नियंत्रण था। अब टेलीविजन और रेडियो पर सरकार का नियंत्रण रहेगा और मीडिया सरकार के हाथ में रहेगी, तो मीडिया कैसे सरकार की बुराई करेगी और सरकार की कमियों को कैसे बताएगी। आगे लिखा है, और उन पर सिर्फ जो है शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। तो सरकार के विचार ही चलते थे, बाकी अखबार स्वतंत्र नहीं थे। तो अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों को दबाव में भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। तो इतना मनमाना काम किया कि अंत में जनता ने उन्हें क्या किया, राष्ट्रपति पद से हटा दिया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र नेता जो लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। मतलब कि अगर बहुत लोकप्रिय नेता है, कोई जरूरी नहीं कि वो लोकतंत्र को ही अपनाएं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी जो है समूहों के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उसको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की और संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहने मतलब यह है कि इस तरह के बुनियादी अधिकार नहीं रहेंगे, लोगों के सोचने की क्षमता नहीं रहेगी, तो उसे हम लोकतंत्र किसी भी कीमत पर नहीं कहेंगे। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र जो है न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम जो है आगे विस्तार से 5 में पढ़ेंगे अध्याय में। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। कुछ ऐसे तरीके और भी हैं। लिखा है, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। मतलब कि जो चुनाव, मतलब ये नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद आपको यही काम करना, मतलब जो कुछ गारंटी है उस पर भी काम करना पड़ेगा। और हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। मतलब विचार विमर्श करके ही फैसला लिया जाए लोकतांत्रिक तरीके से। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। तो संविधान अगर अधिकारियों को अगर जिम्मेदारी देती है तो वो अधिकार अच्छा होता, नहीं तो वो बुरा रहेगा। ये सभी जो है न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य जो है स्वतंत्र अधिकारियों जो है के प्रति भी अब उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो जो संवैधानिक कानून है और मानव अधिकार है, इसी के अंदर भीतर ही काम करती है लोकतांत्रिक सरकारें। इसका मतलब एक विशेषता हमें लोकतंत्र की यह भी मिल गई कि लोकतंत्र के लिए जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के अंदर ही काम करती हैं, उससे बाहर काम नहीं करती हैं। ये भी हमारे लोकतंत्र की एक विशेषता है। परिभाषाओं का सारांश क्या है? आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है, जैसा कि आगे बताया गया था। आगे लिखा है कि अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासक
शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को हमने देखा और कई देशों को हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। तो लोग यहाँ मतलब क्या हो गया, जनता हो गया। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा सरकार शासकों को बदल सकते हैं। यह भी एक लोकतंत्र की खूबी है। तीसरा क्या विकल्प निकलता है, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। ये एक बहुत बड़ी विशेषता बताई गई। और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। तो ये इतने 4 जो है विशेषताओं को हमने इन परिभाषाओं से पढ़ के निकाला है कि क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है लोकतंत्र ही क्यों। लोकतंत्र ही क्यों लिखा है, मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को या यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस पर सवाल पर जो है सबने कोई ना कोई टिप्पणी किया है। तो लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा की गई। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तर्क दिया है। आगे लिखा है जो है, मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा कि जो है तुम सब लोग इतने जो है मग्न होकर के इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, या तो आप लोग सुलझाइए, पर मुझे लगता है कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी जो है बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। तो उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है या नहीं है? मतलब अगर किसी को बोलने की से रोका नहीं जा सकता है और किसी के विचार को दबाया नहीं जा सकता है, ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जो है विशेषता है। आगे लिखा है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या दिया जाता है? तो लिखा है इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ये एक जो है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दिया गया। यहाँ नेता जाहिर सी बात है बदलते रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ जो है नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। तो ऐसा होता भी है, कभी कभी लड़ाइयाँ, राजनीतिक लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। ये भी ऐसा होता है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। ये भी होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में चुनी हुई जो है, अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। ये भी सच्चाई है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। ये भी होता है कि आम जनता को पता ही नहीं चलता है। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह से सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता होगा? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि इसमें सबसे जो तर्क देखा जाए तो लोकतंत्र के मामले में देखा जाए सभी तर्क महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर ये ऐसी चीजें होती हैं और अपने देश के मामले में हम देख सकते हैं। लिखा है निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाले जादू की छड़ी नहीं है। यहाँ तर्क दिया गया कि लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने की जादू छड़ी नहीं है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। तो लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदारी बनाने में फैसलों में देरी होती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र में कुछ देरियां तो जरूर होती ही हैं। आगे लिखा है इन फैसलों में लोगों को भागीदारी
बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है, नेता यहाँ बदलते हैं अगर वो बहुमत नहीं मिलता है तो। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल असर पड़ता है। सरकार के कामकाज ठप हो जाते हैं जब गठबंधन की सरकार हो, इस तरह का होता है। इन तर्कों से लगता है कि हम लोकतंत्र का जो स्वरूप रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता है। वह सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है या नहीं। तो ये एक सवाल पूछा गया कि जो हमने तो सवाल खड़ा किया, क्या उसमें लोकतंत्र की ये विशेषताएं फिट पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं। अब आते हैं लोकतंत्र के पक्ष में, तर्क देते हैं। तो चीन में 1958 और 61 के दौरान बड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयानक अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। कहां पर? चीन में। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ऐसा दोनों देशों के सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। क्या अंतर कारण हुआ? तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत में खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया गया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, ऐसा चीन में नहीं किया गया। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना था कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भुखमरी से नहीं मरते। मतलब कि चीनी सरकार का किसी ने विरोध किया ही नहीं, किसी ने सरकार का ध्यान उधर दिया ही नहीं, इसलिए लोग वहां मरते रहे और सरकार मनमाना काम करती रही। इसलिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और सरकार की आलोचना होना भी जरूरी है लोकतंत्र में, जो चीन में नहीं हो पाया। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसा होता भी है। आगे लिख रहा है कि पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे। तो लोकतंत्र में यह जरूरी है कि जो शासन कर रहे हो जनता की समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं को समझे भी। आगे लिखा है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। तो लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो जनता और मीडिया विपक्ष सब जवाब मांगेगा। तो लोकतांत्रिक सरकार की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि यहाँ जवाबदेही होती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आगे लिखा है गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। मतलब हमारे यहाँ लोकतंत्र में चर्चा और बहस बहुत ज्यादा होती है, उससे अच्छी चीजें निकल के सामने आती हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं। मतलब यहाँ पे चर्चाएं होती है, मतलब कोई गलत निर्णय लोग ना ले पाए, थोड़ा देरी हो जाए लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर लोग सही फैसला लेते हैं और सोच समझ लेते हैं तो गलतियां नहीं होगी, क्योंकि उसमें लोगों का ज्यादा फैसला होगा, ज्यादा विचार होंगे। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज्यादा उग्र और गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तो इससे याद देर तो हो सकती है लेकिन बेहतर निर्णय लोकतंत्र में ही अच्छा आता है।
इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकराव की संभावनाओं का तरीका उपलब्ध कराता है। मतभेद और टकराव भी होना चाहिए, लेकिन हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक तरीके से। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में हर तरह जो है का अंतर और ज्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा है। मतलब भारत का पछदिया कितनी विविधता होने के बाद भी वो भारत एकता की ओर है। दुनिया को दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है, ऐसा होता भी है, जाहिर सी बात है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएं? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरों को दबा देगा और उस कमजोर समूह को इसे मानना होगा। तो याद रखना, ये भी हमारे लोकतंत्र की एक खूबी है। खूबी नहीं होनी चाहिए कि ये किसी के हम जो है दबाए ना, किसी कमजोर वर्ग को सताए ना। लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा, क्योंकि जिसको दबाएंगे वो जाहिर सी बात है नाराज होगा और वो असंतोष होगा उसके अंदर। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी अस्थाई विजेता नहीं होता और कोई अस्थाई रूप से पराजित नहीं होता है। मतलब यहाँ पर कोई ना तो अस्थाई विजेता है और ना ही अस्थाई रूप से कोई पराजित होता है। यहाँ सरकारें बदलती रहती हैं। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुट बनाए हुए हैं। तो हमारे यहाँ जो विविधता है, इसीलिए हमारे लोकतंत्र क्या है, एक बेहतर है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। मतलब कि जो सरकारें चुनी जाती हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लोकतंत्र है और नागरिकों के जो रिश्ते हैं ये इम्पोर्टेंट है। कि लोकतंत्र और नागरिक के जो रिश्ते होते हैं यही अच्छा सरकार को बनाते हैं या अच्छा सरकार को बिगाड़ भी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे लिखा है कि लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। जो याद रखना, लोकतंत्र ही एक ऐसा चीज है जिसमें नागरिकों की हैसियत और नागरिकों के अधिकार बढ़ जाते हैं। बाकी अन्य किसी भी शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है जहां पे जनता का महत्व ज्यादा हो। आगे लिख रहा है, अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी एक दूसरे से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो लोकतंत्र जो क्या करता है वो नागरिकों के सम्मान को बढ़ा देता है, नागरिकों की महत्व बढ़ जाती है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को होता है। तो हमारे लोकतंत्र में याद रखना, राजनीतिक समानता होती है, गरीब और अनपढ़ में कोई भेदभाव नहीं होता है और अमीर और पढ़े लिखों में भी कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे न हो, सब नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है। लोग किसी शासक कि प्रजा ना के बराबर खुद को अपने शासक हैं। अगर वह गलतियां करते हैं तब भी वह खुद इसके लिए जवाबदेही होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। तो लोकतंत्र में गलती को ठीक करने का अवसर भी मिलता है, जबकि अन्य सरकारों में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में गलतियां होती हैं। तो किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता है। तो लोकतंत्र में गलती बहुत दिन तक छुपा नहीं सकते हैं। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चाएं की गुंजाइश लोकतंत्र में होती है और फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी होती है। इसीलिए हमारे देश में सरकारों की आलोचना होनी चाहिए और होती रहती है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह या अपना फैसला बदलने या फिर जो है शासक जो है
समूह को ही बदला जा सकता है, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं हो सकता। तो चाहे जनता सरकार कोई भी निर्णय ले, अन्य लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं होता है और हमारे यहाँ सत्ता बदल दी जाती है। चले अब हम चर्चा को समेटें। लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता है और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है या अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। तो अन्य सभी व्यवस्थाओं में लोकतंत्र ही एक अच्छी ऐसी व्यवस्था है जो नागरिकों के अवसर और अधिकार को सुरक्षित रखता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। तो लोकतंत्र की एक खूबी है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है लोकतंत्र का बृहद अर्थ क्या है। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं और गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि लोकतंत्र का बृहद अर्थ क्या है। आगे लिखा है हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं। सभी लोगों को की तरफ से बहुमत में फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है। मतलब यह हुआ कि अन्य देशों में शासन व्यवस्थाएं अलग ढंग से चलती हैं और यह बहुत ही स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुत बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए आपको साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। इसीलिए शासन व्यवस्था में कुछ लोग निर्णय लेते हैं। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय और इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता है। हर आदमी को हर चीज में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस जो है स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती है। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहद अर्थ को समझना होगा। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र का छोटा स्वरूप नहीं है, लोकतंत्र एक बेहतर बड़ा स्वरूप है, तो इसको हमें समझने की जरूरत है। आगे लिखा है कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। पहला है हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है हम सभी साथ बैठकर अपनी आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का होता है। तो लोकतंत्र का एक उदाहरण अच्छा हो गया। मुझे वह शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते हैं, जबकि लोकतंत्र में ऐसा होता है। हमें तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। ठीक है। अगला, एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हो, वह क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? ठीक है, मतलब अगर एक ही परिवार के लोग सारा काम करेंगे तो क्या वो लोकतंत्र होगा? वो तो परिवारवाद हो जाएगा। लोकतंत्र शब्द इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उनके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित लोगों वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होगा जितना किसी अन्य शक्तिशाली का होता है। मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र में सबके विचार और सबको विचार विमर्श करके ही फैसला लेना हो, चाहे वो कमजोर हो और चाहे वो शक्तिशाली हो। आगे बढ़ते हैं। यह बात सरकार और या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी होता है।
इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई यहाँ पे। आगे लिखा है, कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासकों को जरूर करना चाहिए। क्या है उसमें? तो लिखा है, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोकतंत्र का पूर्ण रूप है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। जो है हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा और बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। आगे लिखा है, अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा आदर्श कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र में उन आदर्शों तक हम पाने का प्रयास करते हैं। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र ही हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने में और उनकी कमजोरियों को पहचानने करने में मदद मिलती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र में कुछ कमियां तो हो सकती हैं जिसे हम दूर कर सकते हैं। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। तो काम चलाऊ लोकतंत्र से अच्छा कौन सा है? तो इससे हमें मदद मिलती है कि अच्छा लोकतंत्र किसे कहते हैं। आगे लिखा है, इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की। अगले साल आप लोकतांत्रिक समस्या और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज्यादा बातें करेंगे। मतलब जब हम क्लास 10th पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप में ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श की बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग से फैसला भी कई तरह का हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। तो लोगों द्वारा जो चुने गए शासन व्यवस्था है, चुने गए जो शासन प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, उसी के बारे में सबसे अच्छा होता है। आगे इसके बारे में और ज्यादा हम पढ़ेंगे भी। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर भी सभी लोग साथ बैठ करके सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह का काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों को कल्पना कर सकते हैं? तो इसी के बारे में ये एक पूछा गया है। आगे है, इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि हर देश में जहां भी लोकतंत्र है कुछ ना कुछ कमियां वहां पर अभी भी हैं, तो उसको दूर किया जा सकता है। तो लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर जो है इनसे यह आदर्श जो है लोकतंत्र नहीं बनता है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए, तभी वो आदर्श होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से ही निर्णय लिया जा सकता है। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, अगर हम अच्छा निर्णय नहीं लेंगे तो लोकतंत्र को क्या करेगा? खराब कर देगा। यही लोकतंत्र की ताकत है कि और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई। आगे लिखा है, यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीतिक
राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती है। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें। चाहे राजशाही व्यवस्था हो, तानाशाही व्यवस्था हो या एक दल की शासन व्यवस्था हो, उसमें जनता की भागीदारी बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। इसीलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस चैप्टर में जो ये लोकतंत्र की परिभाषा और अन्य देशों की जो तुलना की गई थी उसके बारे में हमने बता दिया है। इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।